बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दिलचस्प और कांटे का मुकाबला हुआ। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक फ्लैट पिच पर रन्स के अंबार लग गए। अभिषेक शर्मा के जल्द आउट हो जाने के बाद ओपनर संजू सैमसन और ईशान किशन ने इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ छक्के और चौकों की बरसात कर दी। दोनों ने सिर्फ 45 गेंदों पर 97 रन जोड़े। ईशान किशन आउट भी हुए, लेकिन संजू सैमसन का बल्ला चलता रहा। सैमसन 42 गेंदों पर 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 89 रन बनाने में कामयाब रहे। आने वाले बैटर में शिवम दुबे ने 43, हार्दिक पांड्या ने 27 और तिलक वर्मा ने 21 रन बनाकर 7 विकेट पर भारत का स्कोर 253 रन तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड का आगाज़ इंतहाई बुरा रहा। 95 रन पर 4 विकेटें गिर जाने के बाद इंग्लैंड का मैच में वापस आना मुश्किल लग रहा था और लग रहा था कि उन्हें बड़े मार्जिन से शिकस्त होगी, लेकिन जैक हीथल भारतीय टीम के गले की हड्डी बने रहे। वो अपने करियर की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे और विल जैक्स के साथ पहले 77 और फिर सैम करन के साथ 50 रन की शराकत बनाकर मैच में इंग्लैंड की उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन पहले अक्षर पटेल की बेहतरीन फील्डिंग और फिर मैच का 18वां ओवर जो जसप्रीत बुमराह ने कराया वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बुमराह ने सिर्फ 6 रन दिए और इंग्लैंड अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद बेहतरीन फाइट करते हुए सिर्फ 7 रन से ये मैच हार गया और दिफाई चैंपियन भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और अब सिर्फ एक मैच और चैंपियन कौन होगा आईसीसी के 10वें टी20 एडिशन का। दिफाई चैंपियन भारत का सामना न्यूजीलैंड के साथ है। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेटकीपर राशिद लतीफ़ साहब और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमें कराची से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब, मैच के हवाले से क्या कहेंगे? अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए तो वहाँ पर तो ये लिखा जा रहा है कि ये पैसा वसूल मैच था और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि छक्के चौकों की बारिश हुई, विकेटें भी गिरी, रन्स भी बने, लेकिन आखिरी बॉल तक लोग स्टेडियम में मौजूद रहे। जी, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ और जैसा होना चाहिए सेमीफाइनल, दो बड़ी टीम का और अच्छी पिच पे वानखेड़े की पिच होती है जहाँ पे चेस भी हो जाता है और लग नहीं रहा था 254 के करीब भी पहुंचेंगे। लेकिन संजू सैमसन की बात की आपने, आउटस्टैंडिंग 2 मैचेस खेले उसने और साथ में विकेट कीपिंग भी की और विकेट कीपर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी टीम के लिए भी। सैफर्ड को आपने देखा होगा कल और आज देखा आपने इनको संजू सैमसन को देखा कितनी आला बैटिंग की है और मेरे ख्याल से कैच छूटना वो आपने देखा 15-17 रन पे उनका कैच छूटा। जोफ्रा आर्चर 61 रन दे गए, शायद डेथ ओवर का फर्क रहा दोनों टीम का। अर्शदीप को देखते हैं और जसप्रीत बुमराह को, दोनों ही की जबरदस्त बॉलिंग की वजह से चेज नहीं कर पाया और एक वक्त ऐसा लगा कि इंग्लैंड चेज कर जाएगा। शायद सैमसन जो इनके जो बेहतरीन करन जो सैम करन जो खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर, वो पहली दफा इतना अंडर प्रेशर देखा है। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उन्होंने कोई 14-15 बॉलें खेली हैं या इतने ही रन बनाए, वो वहां पे कॉस्ट कर गया शायद इंग्लैंड को। वो एक ऐसी पार्टनरशिप लगी है 50 रन की, लेकिन वो बैटल के रन ज्यादा थे। शायद वो ये ऐसा मैच नहीं था कि रन बॉल खेला जाए, वहां पे एक नुकसान हुआ है। लेकिन बैटल ने जो इनिंग खेली है, यादगार इनिंग खेली है। लेकिन जैसा आपने कहा कि जसप्रीत बुमराह का 18वां ओवर, वो इनको शायद 6 रन सिर्फ बने। फिर 19वां ओवर भी अगर हार्दिक पांड्या का देखते हैं वो भी अच्छा गया, एक चक्कर लगने के बावजूद उन्होंने आउट किया, करन को आउट किया और फिर उसके बाद 9 रन का ओवर दिया और वहां पे 38 रन चाहिए थे। शायद बहुत मुश्किल हो गया था वहां पे 38 रन करना। सिकंदर बख्त साहब, बहुत सारे सवाल हैं जो मैं इस सेमीफाइनल के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन चूंकि बॉलर रहे तो आपकी फील्ड के हवाले से ही सवाल कर लेता हूं। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, जिन्होंने डेथ ओवर में 2 ऐसे ओवर डाले जो भारत के लिए इस मैच में वापसी का सबब बने। पहले अर्शदीप सिंह ने 9 रन दिए, फिर बुमराह ने 6 रन दिए और ये वो 2 ओवर थे ऐसे मौके पर जब जैकब बीथल और उनके साथ सैम करन जो थे वो इंग्लैंड को कहीं भी लेकर जा सकते थे, लेकिन वहाँ ने उनकी रफ्तार को इंग्लैंड के बल्लेबाजों की उन्होंने थाम लिया। एक ऐसी पिच पर जहाँ छक्के चौके लगाना मुश्किल नहीं था। आप बुमराह और अर्शदीप सिंह की बॉलिंग को क्या कहेंगे? लेकिन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की बगैर किसी शक के, मगर मैं पर्सनली आई लाइक बुमराह लॉट। जब भी मैं उनको बॉलिंग करते देखता हूँ और मैं हमेशा
सोचता हूँ काश हमारे बॉलर्स भी इस तरह की बॉलिंग कर सके। आपने देखा कि जो बुमराह की बॉलिंग है उसने भी की, मगर मैं बुमराह की इसलिए ज्यादा बात करूँ कि मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उसने किस तरह यॉर्कर्स मारे, हमारे बॉलर्स ने कभी यॉर्कर्स मारे? हमारे बॉलर को जब फिटी लगती है तो फिटी लगती रहती है। अच्छा, दूसरी चीज जो बहुत अच्छी है कि एज अ लीडिंग बॉलर फॉर इंडिया, बुमराह ने पहले 1 ओवर कराया, फिर 3-4 ओवर के बाद फिर बीच में आया, फिर बीच में आया और फिर बीच में आया। ये क्वालिटी होती है। हमारे वाले कहते हैं कि पहले मैं 2 करूंगा, फिर आखिरी के 2 करूंगा। मगर देखिए वो जो लीडिंग फास्ट बॉलर होता है, जो अपनी टीम को लीड कर रहा होता है, जिसके ऊपर टीम डिपेंड कर रही होती है, वो हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और बुमराह ने उस तरह की बॉलिंग की, अमेजिंग। आई एम रियली, मतलब खैर मैं तो बहुत उनका फैन हूँ जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं। तो आज तो दोनों ने अच्छी कर दी, अर्शदीप ने भी अच्छी की, मगर देखिए जो यॉर्कर्स थी ना, मैं सारे पाकिस्तान मैं यही बात करना चाह रहा था सिकंदर बख्श साहब से, क्योंकि खुद आप एक फास्ट बॉलर रहे हैं। एक ऐसे मौके पर आप बॉल करने के लिए आए हैं जब बैट्समैन को गेंद जो है वो फुटबॉल नज़र आ रही हो, वो जब चाहे गेंद को छक्के चौके के लिए बाउंड्री में कन्वर्ट कर दे। ऐसे मौके पर जो यॉर्कर किए हैं जसप्रीत बुमराह ने, एक्यूरेट यॉर्कर किए हैं, उनको जितनी दाद दी जाए वो कम है। देखिए ना, हमने दिया था एशिया कप के अंदर आखिरी का ओवर हारिस रूफ, वो आकर वो आंखें बंद करके सर झुकाकर, पता नहीं वो उतना 140-150 की स्पीड से गेंद करने की कोशिश करते हैं, जस्ट कई दफा सेंसलेस हो जाती है। कहीं बीच के अंदर तो ठीक है, मगर जब आखिरी ओवर हो, 10 रन रह गए हो, 6 रन रह गए हो, तो आपको यॉकरें मारनी होती जड़ों के अंदर। मैं तो हमेशा आज भी बिलीव करता हूँ, जब भी मैं मैच बैठ के देखता हूँ, हमने तो T20 ऐसा खेला नहीं, ऐसे खतरनाक बैट्समैन मेरे सामने नहीं है जो आए थे ग्रीनिच और रिचर्ड्स वगैरह के साथ जरूर खेला हूं, मगर ये जो बैटिंग हो रही है आजकल, उसकी तो मैं जब भी सोचता हूं तो यही है कि यॉर्कर्स, क्या हमारे बॉलर्स यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करते हैं? पहले तो ये सवाल उठता है कि क्या हमारे बॉलर फिट हैं? मुझे तो फिट ही नहीं नजर आते। तो कई बॉलर्स तो फिट ही नहीं नजर आ रहे हैं और हम उनको स्टार बना के रखा हुआ है, और वो तो है। मगर ये कि जो यॉर्कर्स उन्होंने करा दी, सारा खेल का जो मैं कहता हूं कि जो खूबसूरती थी ना, वो आखिरी ओवर्स की यॉर्कर्स थी, जिसको पाकिस्तान इंडिया ने मैच जीता। और एक कैच जो छूटा है ब्रुक से, वो ही पूरे खेल का शायद उसने फैसला किया, और इंडिया की तरफ से जो पकड़े गए, अमेजिंग, वेरी वेरी डन, दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल। ये भाई इसमें एक चीज जो बुमराह के ओवर की बात हो रही है, 18th ओवर की, उसमें कैलकुलेशन इंग्लैंड की ठीक थी। उन्होंने यही सोचा कि अब ओवर किसके रह गए, हर्षदीप के पूरे हो गए थे, हार्दिक पांड्या करता, डुबे करता या अक्षर पटेल करता, तो उन्होंने का था टारगेट के 35-32 रन रह जाए, रन 6 वहां 10 बने होते तो थोड़ा सा और फर्क पड़ता। उन्होंने पहली गेंद पे छक्का मारा, इसमें क्रेडिट जाता है हार्दिक पांड्या की बॉलिंग कर, जहां पे उन्होंने छक्का खाने के बावजूद फिर आउट किया, फिर रन सिर्फ 9 दिए, और वहां पे फिर इनके पास चांस कम था, 30 रन चाहिए थे एक ओवर में। अगर वहां 15 से 20 रन कंसीड कर जाते तो फिर एक दफा फिर चांस मिल जाता है कि डुबे को लगने के लिए, और आखिर में देखा आपने 3 छक्के लगे लगातार उनको, मार्शल ने मार दिए। तो जिनके जो ओवर नंबर थे 17, 18, 19, इसमें तकरीबन ज्यादा रन नहीं बने, 25 रन बने होंगे जहां पे इंडिया मैच जीता है। अच्छा राशिद लतीफ साहब जी, एक चीज, बेथेल जो है, उसने जो आखिरी में सिंगल लेकर डबल लेने की कोशिश की, वो भी उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उसको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए था कि मैं सिंगल नहीं लूंगा, या तो छक्के चौके मारूंगा या डबल लूंगा। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि गेंद सीधी उसके हाथ में गई, और वो भी पांड्या के हाथ में, उसने और बहुत अच्छी थ्रो की टुवर्ड्स द विकेट कीपर, तो वो रन आउट हुआ। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। सिकंदर बख्श साहब, वो अगर मिस्टेक नहीं करता तो भारत मैच कैसे जीतता? खैर, मैं ये जानना चाहता हूँ राशिद लतीफ साहब आपसे कि जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट है, जो ट्रेनिंग का पैटर्न है, जो फिटनेस का मेयार है, उस पर तो संजू सैमसन पूरे ही नहीं उतरते। अगर आप उनको देखें तो वो तो 80s 90s के क्रिकेटर लगते हैं, लेकिन यहाँ वो जिस तरीके से खेल रहे हैं उनके ऊपर ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें माफ़ है, फिटनेस और विकेट कीपर हैं। क्या कहेंगे? नहीं, बहुत फिट है, इसलिए कि शोभा जो है डिपार्टमेंट विकेट कीपिंग का है, काम एंड कूल है। उनकी बैटिंग देखें, पहले भी देखें वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और नहीं, मैं उनकी देखने में फिटनेस की बात कर रहा हूँ राशिद लतीफ साहब। हाँ, देखने में कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए विकेट कीपिंग पूरे 20 ओवर की उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। हमारा तो तरली बच जाती है ना, विकेट कीपर खड़ा हुआ है, देखिए कितने काम से पूरा मैच 20 ओवर लेके चला गया, बॉलर से भी बात कर रहा है। हाँ, फिटनेस लुक वाइज रोहित शर्मा ही है ना दूसरा, लेकिन फिट है वो विकेट कीपिंग करना। और अभी से नहीं देखें, वो काफी एजेड भी हो गए, 2016 या 2015 का इनका इंटरनेशनल का डेब्यू हुआ था, और फिर आईपीएल लास्ट 10-15 ईयर से 12 ईयर से खेल रहे हैं। लेकिन
इंडियन मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि ट्रस्ट किया उनके ऊपर बहुत ज्यादा, और जो गेमिंग खेल दी उन्होंने वो दिखाया कि इंडिया में वैसे राशिद लतीफ साहब ये फर्स्ट चॉइस थे भी नहीं प्लेइंग 11 की, क्योंकि पहले ये ईशान किशन के साथ जा रहे थे। जी वो दोनों लेफ्ट हैंडर हो गए थे तो हर एक के लिए आसानी हो गए थे कि ऑफ स्पिनर लेके आ जाते थे। आप देखें अभिषेक को किसने आउट किया, पहले सलमान अली आगा ने राह दिखाई उनको ऑफ स्पिनर की, फिर उसके बाद नेदरलैंड के खिलाफ भी शायद वो ऑफ स्पिनर पे आउट हुए, फिर मार्करम ने भी आउट किया, फिर आज भी आउट हुए बिल जैक पे, तो इसीलिए शायद वो राइट हैंडर को भी लेके आ गए और वो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो गया। प्लेइंग 11 में भी नहीं जगह बना पा रहे थे, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि वो अच्छे प्लेयर थे, ट्रस्ट रहा उनकी मैनेजमेंट का और उन्होंने पूरा पे ऑफ किया है। ठीक हो गया जनाब, भारत पहुंच गया है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 2007, 2024 और अब 2026 टीम फाइनल में पहुंची है। ये मुसलसल दूसरा मौका है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में जब भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और उनका फाइनल में मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के साथ, जिसने पहले सेमीफाइनल में एक तरफा मुकाबले में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद पहली मरतबा सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली नज़र आई है, जब नामवर साबिक एलीट अंपायर अलीम डार ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। इब्तदाई तौर पर मीडिया में ये खबरें आई कि उन्होंने निजी वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन बाद अज़ा ये कहानी मंजर आम पर आई कि सिलेक्शन कमेटी में उनकी बात को अहमियत नहीं दी जा रही थी। अब जुमेरात को सिलेक्शन कमेटी में नई डेवलपमेंट हुई। अलीम डार का इस्तीफ़ा कबूल करते हुए सिलेक्शन कमेटी में 2 नए नामों का इजाफा कर दिया गया है। उनमें साबिक टेस्ट कप्तान विकेटकीपर सरफराज अहमद और साबिक टेस्ट कप्तान मिसबाउल हक शामिल हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वेबसाइट पर जारी करदा सिलेक्शन कमेटी में साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक, साबिक कप्तान मिसबाउल हक और साबिक कप्तान सरफराज अहमद सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। इससे पहले अलीम डार के साथ डेटा एनालिस्ट और नॉन वोटिंग मेंबर उस्मान हाशमी भी इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। जी, तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, पाकिस्तान टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेटकीपर राशिद लतीफ़, और अब इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ आए हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फ़िरोज़, जो श्रीलंका में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के दौरान मौजूद रहे। पहले मैं राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार का इस्तीफ़ा मंजूर होना और 2 जो एडवाइज़र इससे पहले या मशावरत के लिए 2 शख्सियात मौजूद थीं, मिसबा और सरफराज की शक्ल में, अब उनको सिलेक्शन कमेटी का बाकायदा हिस्सा बनाना। पहले एडवाइजर थे, बिल्कुल सही आपने फरमाया, और ये बहुत हैवी वेट सिलेक्शन कमेटी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इससे बड़ी इससे स्ट्रॉन्ग नहीं आई होगी। जितने टेस्ट मैचेस हैं 70+ असद शफीक और मिसबा के हैं, 50+ सरफराज के हैं, 22 शायद आकिब जावेद के हैं, स्ट्रॉन्ग है। और 2010 से लेके 2019 तक सरफराज और मिसबाह पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे हैं। इसमें पाकिस्तान नंबर 1 टेस्ट में भी रहा और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, तो ये बहुत भारी भरकम नाम है। अब हमें उम्मीद होनी चाहिए कि इनसे तवक्कुआत बहुत ज्यादा होंगी हमें, और सिलेक्शन कमेटी पता है कि बड़ी टीम भी बना दे, लेकिन हम मीडिया पे बैठ के तो कुछ ना कुछ निकालते ही हैं कि कैसी टीम है और कैसा करना चाहिए, लेकिन इनको मौका देना चाहिए। बिल्कुल पूरा 6 महीने है, पूरा साल है, और वर्ल्ड कप की तैयारी 2027 के वर्ल्ड कप की जो साउथ अफ्रीका और नामीबिया में होना है, और देखना है कि कब तक ये चीजें चलेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें अचानक ही हो जाती हैं, लेकिन हमारी तरफ से बेस्ट विशेस इन सबके लिए। सिकंदर बख्त साहब, मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि जो एक तब्दीली कह सकते हैं आप, या फ़िलहाल कुछ आप कह सकते हैं कि इख्तियारात में कमी, पहले ये हो रहा था, जो अलीम डार साहब ने भी सवाल उठाया कि 20 लेकर जाती थी सिलेक्शन कमेटी और माइक हसन 5 पे कांटा लगाते थे, 15 अपनी मुंतखब कर लेते थे। तो अब हुआ ये कि जो मेरे पास इत्तलात हैं कि दिए ही 15 गए हैं, और जो हसन ने टीम दी थी उसमें बाबर आजम थे, लेकिन अब नहीं है। देखो यार, सबसे पहले तो मैं एक बात से बहुत सख्त इख्तलाफ करूंगा जो भी राशिद ने कही है। बुरा ना मानना राशिद, आप भाई हैं। नहीं मानूंगा। नहीं, इख्तलाफ तो अच्छी चीज़ है, इख्तिलाफ राय होना चाहिए। देखो
बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े टेस्ट आपके साथ लगे होंगे, जिसने 50 खेली उसने 40 खेले, तो आप समझते हैं वो अच्छा काम करेगा? मैं आपको 10 मिसालें दे सकता हूं कि जिन्होंने क्रिकेट को तबाह कर दिया, जिनके बड़े बड़े नाम थे। सबसे पहले तो हमारे नए पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो समझते थे क्रिकेट उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। सारी क्रिकेट की फसाद बर्बादी उन्होंने शुरू की जब उन्होंने डिपार्टमेंट बंद किए। आज भी लड़के रोते हैं, डिपार्टमेंट जिनकी नौकरियां निकल गई, वो बेचारे उन गरीबों का क्या होगा नहीं पता। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेकर आए, तो बड़े बड़े मैच खेलने वालों से बात नहीं बनती। बात बनती है कि आप एक सिस्टम क्रिएट करें। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, कोई मुझे लॉजिक दे दे, कोई बंदा, मतलब है कि राशिद तो मेरे साथ प्रोग्राम में बैठता है, दूसरे कोई चलो ये नए अभी क्या नाम है इनका, अरफा जो आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कभी ऐसा होता है कि जी वर्ल्ड कप T20 का शुरू होने वाला है, आप खत्म हो गया, अब आप जो है नेशनल T20 करा रहे हैं? ये तो 1 महीने पहले होनी चाहिए थी, उस वक्त होनी चाहिए थी, ताकि सबकी फिटनेस का पता लगता, सबके परफॉर्मेंस का पता चलता, आपको हर एक का पता चल जाता। आपने वो कराई नहीं, अब हो रही है। विच इज मतलब मैं एज अ क्रिकेटर, मेरा तो दिमाग उड़ रहा है कि ये कैसा हो गया। ऐसा नहीं होता। ये जो T20 का जो नेशनल चैंपियनशिप है, ये वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले होनी थी, मगर सबने जाना था ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए। वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा कोई, सब अपनी जात के लिए खेल रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, पैसे बनाएंगे। और माइक हैसन ने मेरे सामने बोला, जो झगड़ा हुआ था वहां पर, मेरे जो आर्गुमेंट उनसे हुई और अलीमदार की भी, जिसकी वजह से शायद अलीमदार ने भी ये उनके ऊपर भी बुरा नाम आ गया होगा, तो मैंने भी ये बोला, भाई ये क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओ, यहाँ पे ये करो ना, कोई नहीं खेलेगा डोमेस्टिक क्रिकेट, सब बाहर जाएंगे। मैं कहा क्यों? मैंने कहा ये डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी फालतू की है कि कोई नहीं खेलेगा। उसमें मेरी उनकी आर्गुमेंट चली। जब मैं लास्ट टाइम उनके पास बैठा, उसके बाद फिर मुझे उन्होंने बुलाया ही नहीं। मुझे पहले ही पता था कि मैं यहाँ नहीं होऊंगा। आप भी एडवाइजर थे वैसे ना? नहीं, मैं एडवाइजर था ना वहाँ पे थोड़ी दिनों की। नॉन वोटिंग एडवाइजर थे सर आप, या वोटिंग वाले थे? नहीं, वोट किसी का नाम लो तो सब वोट डालना शुरू हो जाते थे। भाई फला क्यों नहीं है, वोटिंग करो जी, और सब ने हाथ उठा दिए। मैं अकेला सबकी शक्लें देख रहा हूँ। तो भाई बात दरअसल ये है कि वहां पर सरफराज भी था उस वक्त, असद भी था, अजहर भी था, अलीमदार भी थे। अलीमदार इज द ओनली पर्सन जो थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स करता था और लड़ता था, बाकी किसी में कोई कोशिश भी नहीं तो सिकंदर बख्श साहब, ये बड़े बड़े नामों से आपकी नाराजगी का मुझे वजह पता चल रही है। वोट नहीं दिया किसी ने आपको, आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम बताया जिसने जो है क्रिकेट का किया, उसके अलावा आप जावेद मियांदाद से बड़ा कोई स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है क्या? वो अच्छा कोच बना? मैन मैनेजमेंट ही नहीं आई बेचारे की, वो नहीं बन सका। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, आपको सबसे पहले मैं बार बार क्रिकेट बोर्ड को कह रहा हूं और फिर कहता रहूंगा, सिस्टम क्रिएट कर। सिस्टम, हर चीज का एक सिस्टम होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए। फिटनेस टेस्ट हुआ, 10 ओवर करेगा शाहीन जाकर वहां पर करेगा, फिटनेस टेस्ट कराएं आप। किसी का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, हो गया ना, एक इनिंग खेली 80 की, अनफिट हो गए फखर साहब, कहां गए वो? और वो आपका सरप्राइज वेपन किधर चला गया? उस्मान तारिक, क्यों नहीं भेज रहे उसको आप? अच्छा, वैसे इख्तिलाफ किया है राशिद लतीफ साहब सिकंदर बख्श साहब ने आपसे, और अब वो नाराज होने वाले हैं आपसे। सिकंदर बख्श साहब, आप भी जवाब दे सकते हैं इसका। पहले राशिद लतीफ साहब को हम ऑन बोर्ड ले लेते हैं। राशिद लतीफ साहब, जो सिकंदर बख्श साहब बात करेंगे, बड़े नाम जो हैं ना वो सिलेक्शन कमेटी में होने चाहिए, बड़े नाम ना कोचिंग में होने चाहिए, तो मैं चीज ऐड करने में आप पहले राशिद लतीफ साहब को सुन लें। सिकंदर बख्श साहब, नहीं होनी चाहिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि एक नहीं, आप मेरा सवाल, सिकंदर बख्श साहब मेरा सवाल आप सुन लेना। मेरा सवाल, आप कह रहे हैं कि बड़े नाम नहीं होने चाहिए, तो फिर क्रिकेट बोर्ड ने ठीक किया हुआ है, उन्होंने बगैर टेस्ट क्रिकेट खेले हुए माइक हैसन को टीम का कोच बनाया है। और आपको पता है कि जनूबी अफ्रीका की टीम जो सेमीफाइनल तक, आप राशिद लतीफ साहब का जवाब सुन लें, फिर आपको मैं ऑन बोर्ड लेता हूँ। और ये जो जनूबी अफ्रीका के कोच हैं राशिद लतीफ साहब, सुक्री कॉनरेड, उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, और उनकी टीम जो है वो जिस तरह की क्रिकेट इस टूर्नामेंट में खेली। तो सिकंदर बख्श साहब तो सही कह रहे हैं, फिर बड़े नामों को टेस्ट क्रिकेटर्स को कोचिंग में, सिलेक्शन में नहीं होना चाहिए। सिक्कू भाई हमारे उस्ताद हैं। मैंने ये नहीं कहा, तुम गलत कह रहे हो। जवाब ले लें राशिद भाई। सिक्कू भाई को मैं 1986-87 से जानता हूँ, फिर मैं यूपीएल में भी लेके यही गए, तो हमारी केमिस्ट्री एक ही है। हम लोग खैर मैं थोड़े ढके छुपे अल्फाजों में तारीफ करके निकलना चाह रहा था, इन्होंने निकलने ही नहीं दिया।
मेरा मतलब ये था कि इतनी टेस्ट इतनी भारी भरकम है, अब पाकिस्तान टीम को हारना नहीं चाहिए, मेरा मतलब ये था। लेकिन क्या होगा आगे जाके, 3 महीने में कोई किधर बैठा होगा, चौथे महीने में कोई किधर होगा, वो 5वें महीने में कोच बना होगा, तो ये चीजें चलती रहती हैं। सिक्कू भाई की बात वजह है कि आपको स्ट्रक्चर और कल्चर चेंज करना है टीम का। इंग्लैंड आज खेली है यार, क्या कमाल खेली है, इंडिया खेली है, ये तो आसमानों पे खेलने लगता है। ऐसी तो हम ड्रीम में भी नहीं खेल सकते ना। 2 मैचेस बैक टू बैक, 2 मैचेस सेमीफाइनल देख लें। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्लेयर खेले जैसे जंग में फायरिंग नहीं होती या मिसाइल चल रहा था, छक्के ऐसे लग रहे थे यार। मतलब कि आप क्या करोगे, कौन सी टीम कहां से लड़के लेके आओगे? मतलब कि रोबोट बनाएंगे तो हम ये सेलेक्ट कर पाएंगे? हमारे पास अब नीचे आएंगे डिटेल में, हमारे पास प्लेयर ही नहीं है। हमारी क्रिकेट हो गई है फिनिश बिल्कुल। ना अंडर-19 जीत रही है, ना ए जीत रही है, ना चाइना जीत रही है, ना वुमेन जीत रही है, ना मेन टीम जीत रही है। आप बताएं, अब सबसे सवाल है क्या करेंगे? दो सेलेक्टर और ले आए। मैं इसका जवाब दूंगा राशिद लतीफ साहब, आपको मैं इसका जवाब दूंगा। पहले सिकंदर बख्श साहब, आपको मैं ऑन बोर्ड ले लेता हूं। ये जो आप बोल रहे थे ना कि बड़े नाम ना सिलेक्शन कमेटी में होने चाहिए ना कोचिंग में होने चाहिए, मैंने 2 नाम आपको बता दिए। अब आप क्या कहते हैं? 2 टीमों के मैंने कोचेज बताए आपको कि ना टेस्ट क्रिकेटर हैं, सुक्रीक कॉनरेड साउथ अफ्रीका के हैं, और पाकिस्तान के माइक हैसन। तो बिल्कुल ठीक कर रहा है ये क्रिकेट बोर्ड। मुझसे बात कर रहे हो ना? जी आपसे सवाल देखो, किया। हाँ, अगर आपको याद हो, जब शेन वॉर्न जिंदा था तो उसने एक दफा खड़े होकर अपने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो बुकनन है, जिसने 3 शायद वर्ल्ड कप जिताए ऑस्ट्रेलिया को, उसका कमाल नहीं है। उसने बोला ये लड़कों का कमाल होता है, लड़के अच्छे होते हैं तो टीम जीतती है। मैं पूरी स्टोरी पढ़ रहा था, रोजाना अखबार में आ रही थी कि उसने ये बयान दिया। रिकी पॉन्टिंग ने उसको फोन करके बोला भाई ना करो, बेचारे की उसको इंसल्ट कर रहे हो तुम। तो ये होता है। देखिए, बड़ा नाम होना जरूरी नहीं है। कोच को मैन मैनेजमेंट आनी चाहिए, उसको थोड़ी सी थिंकिंग होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। इसी तरह जो कैप्टन है आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। आप हमारे कैप्टन को देख लें, आगा सलमान को, कि वो उस्मान तारिक जो है वो एक सीक्रेट वेपन है, उसको आखिरी के लिए रखा हुआ है। अभी भी उन्होंने उसको सेव कर लिया वर्ल्ड कप के लिए, उसको नहीं खिलाएंगे। इंशाल्लाह वो वर्ल्ड कप में जाके खेलेगा, बिकॉज इज अ सीक्रेट वेपन। तो हम लोग तो अजीब गरीब किस्म की चीजें करते हैं ना, तो वो तो मेरी समझ से बाहर है। कितने इनमें से सिलेक्टर हैं जो ग्राउंड पे जाके मैच देखते हैं? मुझे बताइए। अरफा से पूछ लें, ये वही होता है ना, उनसे पूछे कि कितने लड़कों को इन्होंने ग्राउंड पे देखा है। बताएं जी अरफा साहब। मैं अरफा को भी ऑन बोर्ड लेता हूं, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक की तरफ मैं जा रहा हूं। और राशिद लतीफ साहब ने जो बात की है कि हमारी अंडर-19 टीम भी हार रही है, हमारी नेशनल टीम भी हार रही है, 3 टीम भी हार रही है, हमारी शाहीन्स भी हार रही है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद जब बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए बाबर आजम समेत कई सीनियर क्रिकेटर्स को टीम से बाहर किया गया, तो क्रिकेट हलकों में ये चहमगोइयाँ भी जोर पकड़ गईं कि शिकस्तों का बोझ टीम मैनेजमेंट पर भी डाला जाएगा और मुमकिन तौर पर हेड कोच माइक हैसन और T20 कप्तान सलमान अली आगा, जबकि वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को भी अताब का सामना करना पड़ सकता है। ताहम ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से बड़ा फैसला करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि फ़िलहाल टीम मैनेजमेंट या क़यादत में किसी बड़ी उखाड़ पछाड़ का इम्कान नहीं। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ने पॉलिसियों में तसलसल बरकरार रखने का फैसला किया है और किसी भी फॉर्मेट में कप्तान या कोच को तब्दील नहीं किया जाएगा। इसी पॉलिसी के तहत वनडे और T20 टीम के हेड कोच माइक हैसन अपने मुआहदे के मुताबिक जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे, जबकि T20 कप्तान सलमान अली आगा और वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को भी बोर्ड की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। ज़राए का कहना है कि बोर्ड माजी के बरक्स इस बार शिकस्तों के बाद फौरी रद्द-ए-अमल देने के बजाय एक तवील मुद्दती हिकमत अमली पर अमल पैरा होना चाहता है, जिसके तहत टीम मैनेजमेंट और क़यादत को एतमाद देते हुए आइंदा बड़े इवेंट्स की तैयारी पर तवज्जो दी जाएगी। खासतौर पर माइक हैसन और शाहीन शाह अफरीदी को हिदायत की गई है कि वो 2027 के ICC वनडे वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए टीम की तैयारी करें। उधर टेस्ट टीम के हेड कोच अजहर महमूद के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर अहम जिम्मेदारी के लिए साबिक कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद का नाम सामने आया है और ज़राए के मुताबिक बोर्ड ने उसूली तौर पर उन्हें टेस्ट टीम का नया हेड कोच बनाने का फैसला कर लिया है। सरफराज अहमद अबू धाबी से वापसी के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसके साथ साथ डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी को भी अपना काम जारी रखने की हिदायत की गई है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल T20 कप के शेड्यूल का और स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 23 मैचेस पर मुश्तमिल टूर्नामेंट 7 से 18 मार्च तक पेशावर में होगा। टूर्नामेंट में 10 रीजनल टीमों को 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में लाहौर वाइट्स, पेशावर, फैसलाबाद, कराची वाइट्स और भावलपुर रीजन्स की टीमें शामिल हैं। ग्रुप बी दिफाई चैंपियन लाहौर ब्लूज, सियालकोट, मुल्तान, एबटाबाद और कराची ब्लूज पर मुश्तमिल टीमों के साथ रखी गई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए बाबर आजम को कौमी टीम से ड्रॉप किए जाने के बाद पाकिस्तान के तजुर्बेकार बल्लेबाज का किसी भी डोमेस्टिक टीम का शामिल ना होने के हवाले से जब नाम सामने आया, तो अब इत्तलात ये हैं कि बाबर आजम को लाहौर वाइट्स के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है और वो एक्शन में नज़र आएंगे।
इस हवाले से ज़रा अरफा फिरोज से बात करते हैं। अरफा, पहले ये कहा जा रहा था कि बाबर आजम डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर खेलें, अब उनका डोमेस्टिक टीम में नाम आ गया है, और बाबर आजम के लिए कितना चैलेंजिंग होगा ये एक ऐसे मौके पर जब उनकी कारकर्दगी बड़ी ख़राब है, एक ऐसे मौके पर जब वनडे स्क्वाड से उनको ड्रॉप कर दिया गया है। देखिए, पहले इसमें थोड़ी सी जो है वो करेक्शन होनी चाहिए। ड्रॉप का वर्ड ठीक नहीं है बाबर आजम के लिए, क्योंकि जब ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा था उसके फौरन बाद उनसे बात की गई थी कि दौरा बांग्लादेश सामने आ रहा है और 3 वनडे उसमें है, तो आपको उसमें हम लोग रेस्ट देंगे। ये कमेटी मैनेजमेंट जिसमें सेलेक्टर्स और जो हेड कोच माइक हेसन है उसमें शामिल थे, उन्होंने कैटेगोरिकली पैगाम दिया था कि आपको हम लोग रेस्ट दे रहे हैं, आपको हम लोग ड्रॉप नहीं कर रहे। ड्रॉप अच्छा अरफा, ये आपकी इत्तलात है, मैं आपको ये बता दूं कि जो टीम दी थी, क्योंकि माइक हेसन पाकिस्तान टीम के साथ नहीं आए हैं, पाकिस्तान टीम का मुख्तसर बांग्लादेश के लिए कैंप हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद में कराची में लगने जा रहा है। जो हेसन ने टीम दी थी उसमें बाबर आजम का नाम था, आप कह रहे हैं कि उनको रेस्ट कराया गया। अगर ऐसी बात होती तो फिर हेसन नाम क्यों देते उनका वनडे टीम में? देखिए, ये जो फाइनल बात बाबर आजम को बताई गई कि आपको हम लोग रेस्ट दे रहे हैं, ड्रॉप हम लोग नहीं कर रहे। ड्रॉप का मतलब यही होता है कि आपको अल्टरनेटिव हमने रख लिया। रेस्ट का मतलब ये है कि आपको हम लोग फ्यूचर प्लान्स में रख रहे हैं। तो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट जो थी उससे ड्रॉप कर उससे रेस्ट दे दिया गया था। और ये अब कमेटी मैनेजमेंट की गलती है कि उन्होंने जो नेशनल T20 कप के स्क्वाड्स हैं या रीजन्स हैं उनको ये इतला नहीं दी कि बाबर आजम को हम लोग जो रेस्ट दे रहे हैं। अब बात ये उसके बाद ये चलना शुरू होगी कि जी नेशनल T20 कप के किसी भी स्क्वाड में, यानी कि जो उनका जो अपना रीजन है लाहौर वाइट्स, उसमें बाबर आजम का नाम नहीं आया। तो ये बात चल रही थी कि जी बाबर आजम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं देते, डोमेस्टिक क्रिकेट से उनका कोई लेना देना नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेलते हैं। तो ये जो गलती थी वो मिसकम्युनिकेशन की थी कमेटी मैनेजमेंट की तरफ से। उन्होंने रीजन्स को नहीं आगाह किया कि बाबर आजम जो है दस्तयाब है। अब जब पता चल गया बाबर आजम का, उन्होंने बता दिया कि जी वो आराम कर रहे हैं, तो बाबर आजम, वो जाहिर सी बात है ऐसा तो कोई खिलाड़ी नहीं होगा जो डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेले, तो वो अवेलेबल भी है, वो नेशनल T20 कप खेलेंगे भी और लाहौर वाइट्स की तरफ से अब नुमाइंदगी भी करेंगे बाबर आजम। लेकिन जो दौरा बांग्लादेश था इसके हवाले से कैटेगोरिकली कमेटी मैनेजमेंट ने बाबर आजम कहा है कि आपको हम लोग रेस्ट दे रहे हैं। और ये बात भी आपको मैं बता दूं कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से, यानी क्रिकेट से इंक्लूडिंग क्रिकेट जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट भी आती है, उससे भी रेस्ट देने का उन्हें एक इशारा दिया था। यह बाबर आजम पे था कि वो नेशनल T20 कप खेलते हैं या नहीं, या फिर वो मुकम्मल रेस्ट करते हैं। लेकिन बाबर आजम ने यही, हमारे जो जराए बताते हैं, करीबी जराए, बाबर आजम ने यही फैसला किया कि वो नेशनल T20 कप खेलेंगे और अपनी फॉर्म को बहाल करेंगे। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, ब्रेक से पहले आपने कहा था कि हमारी नेशनल टीम भी हार रही है, अंडर 19 टीम भी हार रही है, ख़वातीन टीम भी हार रही है, शाहीन भी हार रही है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्यों हार रही है आपकी टीम। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके जो क्रिकेटर्स हैं उनका फोकस नहीं है, और जब आप परफॉर्म नहीं करते तो आप बिल्कुल जो है वो बेसिक पे जाते हैं। बेसिक क्या है? आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। आप अगर अपने क्रिकेटर्स को उठा के देखें तो कितने फर्स्ट क्लास मैचेस आपके क्रिकेटर ने खेले हैं। सिकंदर बख्श साहब जो हैं वो हमेशा रोना गाना करते रहते हैं कि हमारे खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट ही नहीं देते। हम सिर्फ़ और सिर्फ PSL जो कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसके ऊपर अपना सारा दारोमदार रखते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी ख़राबी है कि हमारे क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। हाँ, अगर आप फिटनेस की बात करें, वो फिटनेस के हवाले से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं, ट्रेनिंग कम करते हैं, वीडियो ज़्यादा बनाते हैं, और उसके बाद जब उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है तो नेट पर जाकर जो वीडियो आती है उसकी बुनियाद पर वो टीम में आ जाते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ, जैसे डोमेस्टिक खेलने की बात हो रही है, जैसे आपने भी शाहीन आफरीदी का बताया कि वो वनडे के कप्तान है। उन्होंने टोटल 80 लिस्ट ए के मैचेस खेले, वनडे के कप्तान है ये, 80 मैचेस खेले लिस्ट ए के, जिसमें 71 इंटरनेशनल वनडे हैं, 9 लिस्ट ए के, सिर्फ 9। सही कह रहे हैं, वो नहीं खेले हुए। अब वो कैप्टन T20 के क्यों अच्छे? 250 उन्होंने T20 खेले हुए, जिसमें से 103 इंटरनेशनल हैं। तो वो बेस जो बनती है, जो आप कप्तान की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इस वजह से, सलमान अली आगा गुड वनडे कैप्टन हो सकता है, टेस्ट कैप्टन हो सकता है। शाहीन आफरीदी आपके लिए जो फ्यूचर अगर देखते हैं 2 साल 3 साल, वो आपका T20 का कैप्टन हो सकता है, क्योंकि 2-3 स्पेल देंगे, कप्तानी बहुत फर्क हो जाता है। 3 स्पेल में 50 ओवर, इसको मैनेज करने में टाइम लग जाएगा। जो आप T20 के तादाद नंबर ऑफ मैचेस देख रहे हैं ना, एज ए कैप्टन या लाहौर कलंदर्स की कामयाबी, वो आइडिया है इनको, ये आंख बंद करके कप्तानी करेंगे।
वनडे में 50 ओवर काउंट करना, किसको कहाँ से लेके आना है, वो शायद नामुमकिन नहीं है, मुश्किल होगा, क्योंकि इनका जो बायोडाटा नजर आ रहा है लिस्ट ए का 71 वनडे इंटरनेशनल, सिर्फ 9 लिस्ट ए डोमेस्टिक के हैं। तो एक प्लेयर डोमेस्टिक ही नहीं, लिफ्ट ही नहीं करा रहा, वो पाकिस्तान टीम को वनडे का कैप्टन कैसे बन गया, ये एक तो सवाल है। बाकी ना थोड़े डिस्टॉर्शन थी, मुझे पहले सवाल का जवाब दे नहीं पाऊंगा क्योंकि आवाज नहीं आई थी मुझे। अच्छा, मैं यही सवाल सिकंदर बख्ताब की तरफ लेकर चलता हूं, फिर आपसे यही सवाल करूंगा अगर आप सुन रहे हैं। सिकंदर बख्त साहब, राशिद लतीफ़ साहब कह रहे थे कि हमारी हर टीम हार रही है, और उसकी मैंने वजह बता दी आपको कि ना हमारे खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, ना उनकी फ़िटनेस है, ना उनका फोकस है। सोशल मीडिया पर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो ख़ासे मुतहर्रिक हैं खेल के अलावा। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से कि जो पाकिस्तान क्रिकेट की बका है, जो पाकिस्तान क्रिकेट में आप की उठान है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट से है। आप अगर 4 डे क्रिकेट खेलेंगे तो आपकी फ़िटनेस आएगी, 4 डे क्रिकेट खेलेंगे तो आप वनडे भी खेल सकते हैं, आप T20 भी खेल सकते हैं, आपके अंदर स्टेमिना आएगा, आपके अंदर मनसूबाबंदी आएगी। देखो, एक चीज और, एक जगह और ज्यादा नजर आते हैं लड़के, और वो आते हैं जिम में, ठीक है, और वेट्स उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको किसी भी बड़े कोच से आप पूछते हैं जो क्रिकेट का कोच हो कि आप जब जिम में जाते हैं तो वेट लिफ्टिंग नहीं होती, वेट ट्रेनिंग होती है। ये दो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। आपने अपने डोले नहीं बनाने होते कि मैंने जाकर किसी बस स्टॉप पे खड़े होना, टी शर्ट पहन के ऐसे डोले दिखाने, नहीं। आपने वेट ट्रेनिंग करनी होती है अपने जिस्म के उन हिस्सों को जो कि इस्तेमाल होते हैं। जैसे बॉलर, मेरे पास किताब पढ़ी हुई है डेनिस लिली की, आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, उसमें सारी ट्रेनिंग दी हुई है। तो आपने वेट ट्रेनिंग करनी होती है, वेट लिफ्टिंग। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के क्रिकेटर। देखें, मैं आज फिर मशवरा दे देता हूं, जो कि पहले भी दे चुका हूं, राइटिंग में दे चुका हूं क्रिकेट बोर्ड को, मैं दोबारा टीवी पे कह देता हूं, जब भी सीजन शुरू हो आप पेंटेंगुलर कराएं। व्हाट इज अ पेंटेंगुलर? जो हमारे दौर में होती थी, जितने भी टॉप के लड़के हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक में परफॉर्मर, 5 टीमें बनाएं, उनका एक 4 रोजा पूरा टूर्नामेंट कराएं, हर एक पे आपकी नजर हो, सारे सिलेक्टर्स वहां बैठे हो, हर एक को देख रहे हो, उससे पहले उनका फिटनेस टेस्ट हो, फिर उसके बाद हिसाब किताब से करें। अब आप मुझे बताएं कि ये जो T20 हो रहा है, इसका क्या फायदा? वर्ल्ड कप तो हम खेलेंगे नहीं, अब खेल रहे हैं हम वनडे। तो आपको ये वनडे का टूर्नामेंट कराना चाहिए था भाईजान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डोमेस्टिक के डायरेक्टर्स हैं, मैं उनको कह रहा हूं, भाईजान आप आज कल से जो है ना ये वनडे टूर्नामेंट कराते, इसलिए क्या वनडे का वर्ल्ड कप आ रहा है यार, क्या करते हैं आप लोग? मतलब मैं तो हैरान हूं इस बात के ऊपर। एक छोटी सी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मैथ्स का पेपर होता है तो मैथ्स पढ़ते हैं, इस्लामियात नहीं पढ़ते। जब इस्लामियात का पेपर होता है तो मैथ्स नहीं पढ़ते भाईजान। ये कौन से लॉजिक है? मैं कोई बहुत बड़ी खतरनाक बात नहीं कर रहा, एक छोटी सी लॉजिकल बात कर रहा हूं। प्लीज नकवी साहब, आप देखें कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैं आपको लिखकर भी देकर आया था, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि ये ब्लंडर है। जिस टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं, उस टूर्नामेंट, उस फॉर्म ऑफ क्रिकेट को आप खिलाएं, फिर जब फायदा है, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं। चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जी, देखिए, हम लोग ना, चूंकि हम लोग प्लेयर्स के साथ जो वो होते हैं इन कांटेक्ट में, हम लोग बात करते हैं, ये बात नहीं है कि आप लोग जो है डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। हमने कई खिलाड़ियों से पूछा है, उनका एक ही जवाब होता है, ये मैं अपने कौमी क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, कि यार हमें जो है वो स्केजुअली, या हमें कहाँ से वो एक विंडो मिलती है कि हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। आप अपना पीछे पूरा एक FTP देख लें, बिल्कुल पैक है, कोई आपको मौका नहीं मिलता कि डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर जो है वो खेल सकें। और डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो खेलकर होगा भी क्या आपके T20 के कप्तान जो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे आए T20 की, क्या आपके जो वनडे के कप्तान है वो क्या अपनी लिस्ट ए की परफॉर्मेंस पे आए हैं? बाबर आजम को कहा कि जी आप जब ड्रॉप किया कि आप जाकर जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, क्या बाबर आजम ने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेली? क्योंकि उस दौरान कोई डोमेस्टिक क्रिकेट थी नहीं। अब T20 वर्ल्ड कप के और PSL के ऑक्शन के बाद जो वो नेशनल T20 कप करवाया जा रहा है। अरफा, मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं इसमें, मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं, मैं एक चीज ऐड कर दूं अरफा, आपको मैं एक चीज ऐड कर दूं। आपने बाबर आजम की बात की ना, जी सिकंदर, मैं सिर्फ अरफा को जवाब दे दूं, मैं सिकंदर अरफा को जवाब दे दूं कि अरफा ने कहा ना कि बाबर आजम ने कहा कि विंडो क्लैश कर रही थी, तो अरफा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का पहला राउंड रिजवान भी खेले, हारिस रऊफ भी खेले, पहला राउंड जो है वो सलमान अली आगा भी खेले, लेकिन बाबर आजम लाहौर में नेट करते रहे। जी सिकंदर बख्श साहब, देखें, अभी ये कह रहे हैं ना कि लड़कों को पता है, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर आप डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट हैं तो सर आपके पास 1 साल पहले, 2 साल का पूरा आपको स्केड्यूल आया हुआ है, आप उसकी प्लेसमेंट करें, उसके हिसाब से आप टूर्नामेंट मैं करके देता हूं।
आप मुझे एक दिन दे दें, पूरा स्केड्यूल दे दें इंटरनेशनल क्रिकेट, मैं आपको पूरा स्केड्यूल बना के देता हूं। अगर ना बनाया ना, मैं टीवी पे बोलना बैठ जाऊं, बंद कर दूंगा। राशिद लतीफ साहब, आप विकेट कीपर और फाइनल वर्ड क्या कहना चाहेंगे? आप तो विकेट कीपर की हैसियत से विकेटों के पीछे ही खड़े हुए, आप कुछ कर नहीं रहा। अरफा बॉलिंग कर रहे हैं, सिकंदर बॉलिंग कर रहे हैं। रमजान का शेड्यूल है ना, ये जो रमजान का शेड्यूल है वो गलत है। ये एक ट्रेडिशनल कराची का रहा है, दिन में या रात में। रमजान में 1979 से मैचेस हो रहे T20, बहुत बड़ी मार्केट। अब लाहौर भी आ चुका था, सलमान भट्ट ने बड़े अच्छे टूर्नामेंट कराए। अब हल्के हल्के चीजें बढ़ रही थी, ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर, हर जगह हो जाता। ये एक बहुत अच्छा होता है नए प्लेयर्स के आने के लिए, ये रमजान में खेलें और बहुत बड़ी रकम मिलती है लड़कों को। लेकिन पीसीबी ने इस पे करके मेरे ख्याल से इस पे रिव्यू करना चाहिए, बहुत बड़ी मार्केट को डैमेज किया है इन्होंने। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज, बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ साहब, और बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आप जितनी बात करेंगे वो कम है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अपनी इस गुफ्तगू को समेटते हुए पाकिस्तान में मैराथन दौड़ आहिस्ता आहिस्ता एक मारूफ खेल बनती जा रही है, और अब मुल्क के बहुत से एथलीट दुनिया भर में होने वाली बैनुल-अक़वामी मैराथन रेसेस में हिस्सा लेकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन्हीं उभरते हुए पाकिस्तानी रनर्स में एक नाम ज़िशान अली का भी है, जो अपनी मेहनत और मुस्तक़िल मिजाजी के सबब आलमी सतह पर मैराथन मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं। ज़िशान अली का ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर सियालकोट के इलाके चरवाह सेक्टर से है, जहां वो इस वक्त जनूबी कोरिया में काम कर रहे हैं। 2 साल पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर दौड़ने का आगाज़ किया और मुख्तसर अरसे में ही रनिंग उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई। अपनी इस लगन और शौक़ के सबब ज़िशान अली ने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में होने वाली कई बैनुल-अक़वामी मैराथन रेसेस में शिरकत की। हाल ही में उन्होंने जापान में मुनक़्क़िद होने वाली टोक्यो मैराथन मुकम्मल की, जो उनके करियर की 9वीं ऑफिशियल मैराथन थी। इस रेस में उन्होंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए नया पर्सनल बेस्ट भी कायम किया। ज़िशान अली अब अपनी अगली मंजिल की तैयारी में मसरूफ़ हैं और वो अगले हफ्ते जनूबी अफ्रीका के शहर सियोल में होने वाली इंटरनेशनल मैराथन में शिरकत करने जा रहे हैं। और इस वक्त ज़िशान अली जनूबी कोरिया के शहर थेगो से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। ज़िशान, खुश आमदीद कहेंगे आपको, और आपके सफ़र के हवाले से हमने अपने देखने वालों को आगाह किया। मुझे ये बताइएगा कि थेगो में आप इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं टोक्यो मैराथन के बाद अब सियोल मैराथन के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी तो ऑलरेडी कंप्लीट है, क्योंकि अभी लास्ट वीक टोक्यो मैराथन की अभी जस्ट रिकवरी करूँगा और 1-2 बस अपनी ट्रेनिंग करूँगा और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सोल मैराथन में पार्टिसिपेट करूँगा। ज़िशान, टोक्यो मैराथन के हवाले से कुछ बताइएगा कि कितने मुल्कों के जो रनर थे यहाँ पर एक्शन में थे, और पाकिस्तान के आपके अलावा और कौन से एथलीट थे जो इस टोक्यो मैराथन में एक्शन में थे? टोक्यो मैराथन एक्चुअली वर्ल्ड की मेजर मैराथन में एक है। हर रनर का एक ख्वाब होता है कि वो टोक्यो मैराथन में प्रेजेंट करे और उसको कंप्लीट करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले तो नहीं थे, अभी तो पाकिस्तान के भी माशाल्लाह काफ़ी रनर्स मेजर मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे साथ सादिक शाह थे, मिकदाद भाई थे, उसके अलावा आमिर थे। इस तरह हम ऑलमोस्ट कोई 12 रनर थे पाकिस्तान के। तो माशाल्लाह सभी ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को इस तरह के इवेंट्स में प्रेजेंट करते हैं। तो ज़िशान साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो इस वक्त मैराथन के रनर हैं, एक दिन में आप कितनी रनिंग करते हैं, और हमारे देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या सिर्फ सड़कों पर दौड़कर ही आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं, या डाइट भी होनी चाहिए, और एक रेस के लिए आप लोगों को कितनी तैयारी करनी पड़ती है? ये डिपेंड करता है। मोस्टली हमारा वीकली प्लान होता है, उसमें स्लो जॉगिंग भी होती है, कुछ इंटरवल वगैरह भी होते हैं जिसमें हम फास्ट रेस करते हैं, और वीक में एक लॉन्ग रन होता है। इस तरह वो एक स्केड्यूल लेके हम चलते हैं। तो उस सारे स्केड्यूल को कंप्लीट करने के बाद ही आपको फिर पता होता है कि मैं मैराथन के लिए रेडी हूँ नहीं हूँ। तो एक मैराथन के लिए ज़िशान अली साहब, जानना ये चाहूँगा कि कितने किलोमीटर का आपको फासला तय करना होता है? कितने किलोमीटर फासला तय करके आप एक मैराथन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? मैराथन एक्चुअली तो 42.195 किलोमीटर होती है।
तो मोस्टली जो अभी मैं कर रहा हूँ तकरीबन एक वीक में 100 प्लस ऑलमोस्ट कर रहा था। तो लास्ट फ्यू मंथ्स में मैंने 400 प्लस किए हैं मंथली, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहे। तो इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश है कि अच्छा प्रेजेंट करूं और दूसरे मेजर्स में भी पाकिस्तान के लिए प्रेजेंट करूं। तो ज़ीशान साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो मैराथन रनर हैं उनकी तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तो कोई एज लिमिट होती है इसके लिए या आप किसी भी उम्र में जो है वो तैयारी कर सकते हैं मैराथन में भागने की? तैयारी तो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, मगर जो एज की लिमिट है वो आप 18 प्लस होने चाहिए। ठीक हो गया। तो आप ज़रा आ जाते हैं सियोल मैराथन के तरफ जो आइंदा हफ्ते होने जा रही है, और उसके लिए आप इन दिनों तैयारियों में मसरूफ़ हैं। टोक्यो मैराथन की यकीनन जो तजुर्बा आपके पास है वो सियोल में काम आएगा। तो सियोल मैराथन के हवाले से बताइएगा कि आपके अलावा और कोई पाकिस्तानी एथलीट जो है वो इस मैराथन में शिरकत कर रहा है या आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वाहिद रनर हैं? अभी मेरे आइडिया में तो नहीं है, मे भी वैसे कोई ओवरसीज पाकिस्तानी हो जो पार्टिसिपेट करे, मगर मैं तो बाकायदा इधर रहता हूँ। तो तकरीबन लास्ट ईयर भी मैंने सियोल मैराथन की थी, तो इस ईयर भी इंशाल्लाह ज़रूर प्रेजेंट करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान अली साहब। जाते जाते हमारे देखने वालों को जो कि इस मैराथन के हवाले से अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस खेल के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा तो यूथ के लिए यही पैगाम है कि खेलों की तरफ आना चाहिए। सेहत है तो हर चीज़ है, अगर आपकी सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आइंदा पाकिस्तान में भी अभी माशाल्लाह फुल मैराथन इवेंट्स हो रहे हैं, तो ज़रूर आना चाहिए पाकिस्तान के। अगर एथलीट आते हैं तो वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं आई थिंक। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ीशान अली साहब हमारे साथ मौजूद थे शहर थेगो से, और आइंदा हफ्ते सियोल मैराथन में ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इस अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।